नमस्कार दोस्तों, चलिए आज मैं दूसरा भाग लेकर के आ गया हूं और जिसमें कि आप पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र की विशेषता। ठीक है, पार्ट 1 इससे पहले इसका बना चुका हूं, परमाणु एवं अणु का। ये पार्ट 2 वीडियो है, अतः आप उस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं। तो ये रहा आपका रासायनिक सूत्र की विशेषता क्या होती है, इसी के बारे में हम आप जानकारी आज प्राप्त करेंगे। ओके, तो रासायनिक सूत्र के संघटकों की संयोजकता या आवेश बराबर होनी चाहिए। ओके, संघटकों की जो संयोजकता होती है या उसी को आवेश बोलते हैं, दोनों बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट है, धातु एवं अधातु की यौगिकों की रासायनिक सूत्र की संरचना में धातु को पहले लिखा जाता है और अधातु को बाद में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, संरचना बनाते समय आपको ध्यान देना है कि पहले हमको क्या लिखना है, धातु को पहले लिखेंगे। ठीक है, जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, तो इसमें क्या है, धातु को पहले और जो अधातु होगा उसको बाद में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर कैल्शियम है तो कैल्शियम और ऑक्सीजन दो यहाँ पर तत्व है, जिसमें कि कैल्शियम और ऑक्सीजन दोनों क्या है, कैल्शियम और ऑक्सीजन एक धातु है और दूसरा अधातु का गुण रखता है या गैस है। जैसे सोडियम का देखिए, तो सोडियम क्या है, सोडियम जो है एक धातु है, जबकि क्लोरीन एक अधातु या निष्क्रिय गैस के रूप में आता है। ओके, तो इस प्रकार से रासायनिक सूत्र लिखते समय हमको ध्यान देना है कि धातु को हम पहले लिखेंगे और अधातु को हम बाद में लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यह है बहुपरमाणिक आयन के रासायनिक सूत्र में आने की स्थिति में एक आयन को ब्रैकेट में रखा जाता है, फिर संयोजक तत्व अथवा आवेश को ब्रैकेट के नीचे लिखते हैं। ठीक है, संयोजक या आवेश दोनों एक ही होता है। ठीक है, आवेश जैसे धनावेश, ऋणावेश, जैसे किसी की संयोजकता, जैसे मान लीजिए क्लोरीन हो गया। ठीक है, ये क्लोरीन हो गया, क्लोरीन की संयोजकता -1 होता है। ओके, क्लोरीन की संयोजकता जो होता है -1 होता है। और उसी में अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम की संयोजकता कितना होता है, सोडियम का संयोजकता जैसे Na है, Na की संयोजकता +1 होता है। तो इसी को संयोजकता बोलिए, संयोजक बोलिए या आवेश बोलिए। ठीक है, तो इसमें बहुपरमाणिक आयन के रासायनिक सूत्र में आने की स्थिति में इस आयन को ब्रैकेट में लिखा जाता है और फिर संयोजक या आवेश को उसको ब्रैकेट के नीचे लिख देते हैं। जिस प्रकार से देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन है और आवेश को कैल्शियम का जो आवेश है, जैसे यहाँ पर देखिए ये कैल्शियम है, ये कैल्शियम का जो आवेश होता है जैसे Ca यहाँ पर है, इसका आवेश +2 होता है। ओके, इसका आवेश +2 होता है, यही 2 आपका यहाँ पर आया है, ये जो 2 को दिख रहा है यही 2 आपको यहाँ पर आया है। मैं आगे आपको रासायनिक सूत्र लिखने बताऊंगा, यहाँ पर इतना ही समझिए। ठीक है, अब आगे है आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान किसी भी एक अणु के उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान के जोड़ को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान की भांति इसका मात्रक भी परमाणु की द्रव्यमान इकाई ही होता है। ओके, परमाणु द्रव्यमान की भांति इसका भी जो मात्रक होता है वो परमाणु द्रव्यमान इकाई ही संभव होता है, इकाई ही होता है। चलिए हम अगला भाग देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिया है संयोजकता, जैसे H2O का द्रव्यमान कितना है, H2O का द्रव्यमान निकालने पहले बताया है। ओके, H2O का द्रव्यमान कितना है, तो देखिए H2O का द्रव्यमान निकालना एकदम आसान सा विधि। जैसे ये है
हाइड्रोजन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का होता है H। पहले हम हाइड्रोजन का निकाल लेते हैं कि द्रव्यमान कितना होगा। तो हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। के गो हाइड्रोजन है, 2 है ना, तो इसकी 2 है, तो टोटल कितना हो गया 2, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो ये हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 8 होता है। ऑक्सीजन कितनी है, 1 है, तो इसमें सॉरी 8 जो है परमाणु संख्या होता है। इसका जो द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान जो हो जाएगा आपका 16 होता है, ठीक है। इसका द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। तो 16 कितना है, ऑक्सीजन 1 है, तो 16 दूना कितना हो गया 18 हो गया। तो इस प्रकार से सॉरी 16 एवं 16 और दोनों को जोड़ देंगे तो 16 दू 18, यानी 18 इसका 18 माइक्रो होगा। ओके, तो इस प्रकार से आप द्रव्यमान निकाल सकते हैं आप। जैसे और नीचे देखिए, जैसे यहाँ पर दिया है सूत्र इकाई द्रव्यमान के बारे में पहले जान लीजिए। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। सूत्र द्रव्यमान एवं आणविक द्रव्यमान में केवल अंतर यही है कि यहाँ पर हम उस पदार्थों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिया है NaCl का द्रव्यमान। ओके, तो NaCl का द्रव्यमान 1 गुना Na प्लस द्रव्यमान गुना इतना, ठीक है। तो ये आपका द्रव्यमान निकाला गया है, यानी किसका निकाला गया है, ये है आपका सोडियम का जो है ये 23 है, ठीक है, सोडियम का 23, और ये जो है क्लोरीन का 35.5 है। अब यहाँ पर देखिए तो टोटल आपका आएगा कितना आंसर, देखिए पहले तो सोडियम का कितना हो जाएगा, जैसे Na क्या आपका हो जाएगा, Na का परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या कितना होता है 11, 11 दूना के 22 अर्थात 23 होता है इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। अब 23 हो गया, 23 सोडियम के गो है, 1 है, तो 1 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 23 से कम 23 हो गया। उसी प्रकार से हम क्लोरीन का निकालते हैं, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन का होता है 35.5 होता है, 17 दूना के 34 लगभग 35.5। ओके, तो 35.5 इक्वल टू 35 पॉइंट कितना हो गया, 35 पॉइंट कितना हो गया 5। अगर जब हम इसको ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 538 और 5 यानी 58.5 माइक्रो, ये आपका आंसर होगा। ओके, ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से NaCl का द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब रासायनिक सूत्र लिखने के नियम। हम रासायनिक सूत्र किस प्रकार से लिख सकते हैं, रासायनिक सूत्र किस प्रकार से लिख सकते हैं, उसको लिखने के लिए हम कुछ स्टेप के बारे में जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम तत्व के परमाणुओं के चिन्हों को लिखा जाता है। अब इन चिन्हों के नीचे अपने संयोजकता को लिखा जाता है। अब संयोजकता परमाणुओं की संयोजकता को क्रॉस करते हैं। परिणाम स्वरूप पहला परमाणु दूसरे परमाणु की संयोजकता ग्रहण करता है
तथा दूसरा परमाणु पहले परमाणु की संयोजकता ग्रहण करता है। संयोजकता को क्रॉस करके रासायनिक सूत्र तैयार हो जाता है। अब हम रासायनिक सूत्र तैयार करते हैं। जैसे अब देखिए इसका डिटेल्स कैसे होता है। जैसे हमको NaCl बनाना है, ओके, हमको नमक बनाना है, तो नमक का सूत्र हम जानते हैं कि NaCl होता है। अब ये बनता कैसे है, तो जैसे देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर Na, ठीक है, और ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा Na और दो चीज होता है Cl। अब इसकी संयोजकता कितना होता है, इसकी संयोजकता कितना होता है +1, ठीक है। इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इसकी संयोजकता +1 और इसकी संयोजकता -1। अब देखिए क्या कर रहा है कि सबसे पहले तत्वों के परमाणुओं के चिन्हों को लिखा जाता है। तत्वों के परमाणु का चिन्ह Na हो गया, एगो Cl हो गया। अब इन चिन्हों के नीचे संयोजकता को लिखा जाता है। आप नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं अभी। चलिए, तो इसकी संयोजकता को नीचे लिखते हैं। इसका संयोजकता +1 होता है, अब इसकी संयोजकता -1 होता है। हो गया ये करेक्ट। अब संयोजित परमाणु की संयोजकता को क्रॉस करते हैं, ऐसे 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 क्रॉस करते हैं, ऐसे क्रॉस कर दिए। और फिर क्या कह रहा है, परिणाम स्वरूप पहला परमाणु दूसरे परमाणु की संयोजकता ग्रहण करता है। पहला परमाणु, जो पहला परमाणु यानी से Na जो है इसका Cl वाला संयोजकता ग्रहण करेगा, अर्थात 1 हो गया इसका संयोजकता 1। और दूसरा परमाणु पहले परमाणु वाला संयोजकता ग्रहण करता है। दूसरा परमाणु ये जो Cl है, ये पहले वाला, ये पहला दिख रहा है, ये सोडियम, ये पहला वाला है, तो ये Cl के पास जाएगा। हो गया, करता है संयोजकता की क्रॉस करके रासायनिक सूत्र तैयार हो जाता है। अब ये आपका रासायनिक सूत्र बिल्कुल तैयार हो गया, ठीक है, अर्थात रेडी हो गया। ये क्या हो गया, रेडी हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं N, क्योंकि 1 का वैल्यू नहीं होता है, अगर 2 रहता तो आप 2 लिख सकते थे, इसलिए इसको आप NaCl लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए इस प्रकार से आप इसको NaCl लिख सकते हैं। तो NaCl आपका तैयार हो गया, नमक का सूत्र तैयार हो गया। तो कह रहा है कि सबसे पहले तत्वों के परमाणु को लिखा जाता है। तत्वों के परमाणु, जैसे कोई भी तत्व ले लीजिए, उसका परमाणु को लिखते हैं। तो सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग ले लिए और हमको सोडियम क्लोराइड बनाना है। अब संयोजित परमाणु की संयोजकता क्रॉस करते, अब इन चिन्हों को नीचे इनकी संयोजकता लिखते हैं। तो इनकी संयोजकता देखिए यहाँ पर +1 लिखिए इसका संयोजकता, और क्लोरीन का लिखिए -1। परमाणु पहले वाले परमाणु की संयोजकता के ग्रहण करता है, मतलब पहले वाला दूसरे की संयोजकता ग्रहण करेगा और दूसरे वाला पहले का और पहले वाला दूसरे का संयोजकता ग्रहण करेगा। तो इस प्रकार से रासायनिक सूत्र तैयार हो जाता है। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर बनाया गया है, जैसा भी मैं समझा आपको। ये सब रासायनिक सूत्र तैयार किया गया है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। तो इसको आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्रॉस किया गया है, यहाँ पर क्रॉस इससे ऐसे किया गया है, ऐसे किया गया है। तो ये 2 जो है H के पास आया है यहाँ पर, और ये S जो है 1 जो है S के पास आया है। इस प्रकार से H2S का निर्माण हुआ है, जिसको हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। इसी प्रकार से ये 2 इसके पास गया है और ये 4 इसके पास आया है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या बन गया है, C2O4 या
CO2, इसको बोलते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ दोनों की संख्या में भाग दिया जाता है, इसका मतलब 2 से इसमें दोनों को डिवाइड कर दिया तो मेरा एक में C बच गया, एक में 2 बच गया, तो CO2 का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से HCl का निर्माण करना है तो HCl की संयोजकता H के पास जाएगा और H की संयोजकता Cl के पास जाएगा और इस प्रकार से HCl का निर्माण हो जाता है, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। जस्ट इसी प्रकार से CCl4 मतलब CCl4 कहिए तो इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी प्रकार से निर्माण, इसकी संयोजकता इसके पास गया है, इसकी संयोजकता इसके पास गया है, इसकी संयोजकता इसके पास, इसकी संयोजकता इसके पास गया है, तो इस प्रकार से MgCl2 मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण हुआ है। अब चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया हो गया दोस्तों, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अब आयन की बात करते हैं। आयन की बात करें तो आयन एक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है। एक परमाणु या परमाणुओं के समूह जिस पर कुछ आवेश धनात्मक ऋणात्मक उपस्थित रहता है। ठीक है, जैसे धन आवेशित आयन एगो ऋण आयन होता है, एगो धन आयन होता है, समझिएगा। अब ऋण आयन इसको बोलते हैं, अब प्लस वाला को बोलते हैं धन आयन। ठीक है, इसको बोलते हैं ऋण आयन, इसको बोलते हैं धन आयन। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा सोडियम, सोडियम दिख रहा है तो सोडियम पर प्लस है, इसका मतलब धन आयन है। के पर पोटेशियम कैल्शियम एल्युमिनियम पर +3 है, इसका मतलब ये धन आयन में है। ऋणावेशित में हो जाएगा Cl, सल्फर है, वो हाइड्रोक्साइड है, और H सल्फर डाइऑक्साइड है। तो इस प्रकार से ये जो पावर दिख रहा है, इससे हम जानते हैं कि कौन सा यौगिक धन आयन है और कौन सा तत्व ऋण आयन है। चलिए इसी में और देख लेते हैं थोड़ा सा। आयन को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक सरल एक यौगिक आयन। अब सरल आयन जो होता है वो आवेशित परमाणु के कण होता है, और यौगिक जो होता है आवेशित परमाणुओं का समूह होता है। जैसे Mg हो गया मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन और क्लोरीन एल्युमिनियम, ये सब क्या है, आवेशित परमाणु के कण हैं। लेकिन आवेशित परमाणुओं का जो समूह होता है NH4, समूह मतलब एक में, जैसे हम समूह की बात करें तो NH4 लिखें तो ये अमोनिया है। ठीक है, अमोनियम है, तो N और H इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसको अलग N यहाँ लिख दीजिए और 4 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, लेकिन इसी चीज़ को अगर समूह में बनाना हो तो NH4 लिख सकते हैं, अमोनियम, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि आवेशित जो समूह में होता है तो ये समूह में है, और आवेशित परमाणु के कण, तो परमाणु कण ये अलग अलग है, तो ये कण हो गया। चलिए नेक्स्ट। चलिए अब हम चलते हैं कि रासायनिक यौगिकों के आयनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र, यौगिक आयन जिसको हम लोग बोलते हैं। जिसे सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करना है। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करने के लिए हम सोडियम, ठीक है, सोडियम जैसे Na है तो Na का संयोजकता 1 होता है, +1 होता है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो संयोजकता होता है उसको बोलते हैं, ये क्या है, कार्बोनेट का जो एस्क है -2 है। तो इस प्रकार से इसकी संयोजकता इसके पास जाएगा और इसकी संयोजकता इसके पास जाएगा, और हमें सोडियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए सल्फेट, ये जो सल्फेट का यौगिक है ये एल्युमिनियम का है। अब एल्युमिनियम का जो ये होता है उसको बोलते हैं
एल्युमिनियम का जो संयोजकता होता है, एल्युमिनियम का जो संयोजकता होता है वो +3 होता है और सल्फेट का जो संयोजकता होता है वो -2 होता है। इस प्रकार से ई संयोजकता इसके पास जाता है और एल्युमिनियम की संयोजकता इसके पास जाता है। इस प्रकार से हमारा निर्माण होता है Al2SO4 के हॉल कितना है 3 है। तो इस प्रकार से निर्माण हो जाता है एल्युमिनियम सल्फेट। उसी प्रकार से अमोनियम सल्फेट का भी निर्माण, अमोनियम सल्फेट का हो गया, कैल्शियम सल्फेट का हो गया, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो गया। तो आप इस प्रकार से निर्माण करके देख सकते हैं। चलिए अब मोलर द्रव्यमान की बात करते हैं। मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान किसी भी पदार्थ की 1 मोल कणों के द्रव्यमान का जोड़ा जाता है। कोई भी पदार्थ के 1 मोल कणों के द्रव्यमान का जोड़ होता है, यानी मोलर द्रव्यमान बराबर होता है 1 मोल पदार्थ कणों का द्रव्यमान। या कर सकते हैं मोलर द्रव्यमान का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये है आपका मोलर द्रव्यमान, ये है आपका मोलर द्रव्यमान का वैल्यू कितना 6.022 क्रॉस 10⁻23, ये होता है मोलर द्रव्यमान। जैसे नीचे कुछ देख लेते हैं उदाहरण में। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 माइक्रो होता है, जबकि इसका मोलर द्रव्यमान 1 GM या प्रति मोल होता है, 1 ग्राम प्रति मोल होता है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन का होता है 14 परमाणु द्रव्यमान और इसका मोलर द्रव्यमान 14 ग्राम प्रति मोल, इसका मोलर द्रव्यमान की बात करें। ये सल्फर का होता है, सल्फर का इसका जो 8 गुना 1 गुना 8, इसका होता है 32। कितना होता है? एक सल्फर का द्रव्यमान जो होता है 32 ग्राम होता है, ठीक है ना। एक सल्फर का जो द्रव्यमान होता है 32 ग्राम होता है। तो चूंकि यहाँ पर 8 वो सल्फर है, ठीक है, इसलिए 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 2 16 का 6 कैरी 1 और 8 3 24 और 1 25, यानी 256 ग्राम जो हुआ। दोस्तों चलिए अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर HCl का सोलर द्रव्यमान, सॉरी यहाँ पर जो मोलर द्रव्यमान, सोलर की जगह पर क्या होना चाहिए, मोलर होना चाहिए ना, ध्यान दीजिएगा, मोलर, यहाँ पर मोलर द्रव्यमान होगा। तो HCl का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो इसी को हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपका मोलर है, सोलर नहीं है। तो जैसे हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान और क्लोरीन का मोलर द्रव्यमान दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो मेरा HCl का मोलर द्रव्यमान निकल जाएगा, ठीक है, HCl का मोलर द्रव्यमान निकल जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान जो होता है, हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान, जैसे हाइड्रोजन जैसे H है, इसका मोलर द्रव्यमान 1 होता है, ठीक है, और क्लोरीन जिसको बोलते हैं हम लोग Cl, है ना, क्लोरीन का मोलर द्रव्यमान जो होता है वो आपका 35.5 ग्राम प्रति मोल होता है। तो इस प्रकार से यदि हमको HCl का निकालना हो तो क्या करते हैं, 1 + 35 × 5, अगर इसको हम ऐड करते हैं तो मेरा 36.5 ग्राम प्रति मोल आता है, ठीक है।
प्रतिमोल आता है। तो इस प्रकार से हम मोल द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का हम मोल द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये रहा मोल संख्या। ओके, मोल संख्या की हम बात करते हैं तो मोल संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 कणों का समूह होता है। ठीक है, मोल संकल्पना जो होता है 0 मतलब 6.2022 इंटू 10⁻23 होता है, इसका ये समूह होता है। इसी के समूह को हम मोल संकल्पना कहते हैं। आपको पता होगा कि 1 मोल परमाणु बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु के बराबर होता है। 1 मोल अणु बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23, अर्थात 1 मोल परमाणु या 1 मोल परमाणु या 1 मोल अणु, ये दोनों क्या होता है आपस में इक्वल होता है, बराबर होता है, और दोनों का मान जो होता है बराबर होता है। लेकिन अंतर बस ये है कि 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु के रूप में है और ये अणु के रूप में है। इस प्रकार से उदाहरण के तौर पर देखिए कि 1 मोल ऑक्सीजन बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणु। इसका मतलब ये हुआ। तो थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। जैसे आपका प्रश्न कुछ दिया गया है, अब प्रश्न को हम हल करते हैं। आपका प्रश्न है, यदि किसी पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान 5.32 इंटू 10⁻23 ग्राम है, इस पदार्थ का मोल द्रव्यमान क्या होगा? कोई पदार्थ हो, इसके अणु का जो है द्रव्यमान जो है 5.32 इंटू 10⁻23 ग्राम है, यानी 5.32 गुना 10⁻23 ग्राम है। तो इस द्रव्यमान का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका हल नीचे दिया गया है। अब इसका हल की बात करें तो पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है दिया हुआ है 5 गुना 10, 5 गुना 32 है ना, गुना 10 के पावर कितना हो गया 23 ग्राम हो गया। तो इतना मोल अणुओं के द्रव्यमान कितना हो जाएगा, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा? ये एक अणु का द्रव्यमान दिया हुआ है, ये जो है एक अणु का द्रव्यमान दिया हुआ है, लेकिन टोटल अणु जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। इसलिए ये जो है इतना अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा, तो एक अणु का द्रव्यमान इतना होगा, तो इतना अणुओं का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आएगा 32 ग्राम। अर्थात इसका पदार्थ का जो मोलर द्रव्यमान होगा है ना, वो आएगा आपका 32 ग्राम आएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है आपका 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान कितना होता है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान निकालना है ना, नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान, ध्यान दीजिएगा। तो करना ये है कि 1 मोल नाइट्रोजन गैस बराबर ग्राम में प्रयुक्त नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान। 1 मोल नाइट्रोजन में 28 ग्राम मोलर द्रव्यमान होता है। अब हम जानेंगे कैसे, ये आपको पहले ही आपको बता चुके हैं
कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है। पहले देखिए, जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक जो नंबर होता है वो आपका 7 होता है, और एटॉमिक जो मास होता है वो आपका होता है 14। ध्यान दीजिएगा, परमाणु संख्या आपका 7 और द्रव्यमान संख्या आपका 14 होता है। तो कह रहा है नाइट्रोजन की संख्या कितना है, 2 गो नाइट्रोजन है। तो जब 2 गो नाइट्रोजन है तो कुल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा। तो 14 गुना कितना, 14 गुना 28, यानी 28 ग्राम। कितना होगा, 28 ग्राम होगा। अर्थात N2 का जो द्रव्यमान होगा वो आपका 28 ग्राम होगा। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि 0.5 मोल में, तो 0.5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें हम 0.5 गुना 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा कितना आएगा, 14 ग्राम, यानी 14 ग्राम आपका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। N2 का द्रव्यमान इतना हुआ, और तो इसलिए 0.5 मोल में जो नाइट्रोजन गैस का जो द्रव्यमान होगा वो आपका 14 ग्राम होगा, 14 ग्राम होगा। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 8 ग्राम O2 अणुओं में इनकी संख्या ज्ञात करना है। 8 ग्राम O2 इन ऑक्सीजन अणुओं में इनकी संख्या कितनी होगी। उत्तर समझ लीजिए कि ग्राम में प्रयुक्त ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 होता है, जो कि ऑक्सीजन अणु है ना। या 32 ग्राम ऑक्सीजन अणु में इतना ग्राम क्या हो जाएगा आपका इतना ग्राम अणु हो जाएगा। इसलिए 8 ग्राम में O2 यानी अणु की संख्या, जो ऑक्सीजन के अणु की जो संख्या होता है वो आपका 1.51 गुना 10 के पावर 23 ये ऑक्सीजन का अणु होगा। ठीक है, तो 8 ग्राम O2 में अणु की जो संख्या होगा 1.51 इंटू 10 के पावर 23 होगा। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों मैं परमाणु और अणु का पूरी चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूँ। हमें उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये भाग आपको समझ में आया होगा। मैंने पार्ट 1 का वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उस वीडियो को आप देख करके अपनी चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको कहीं पर समझ में नहीं आया हो तो कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको अगले वीडियो में आपको समझाने का प्रयास ज़रूर करूँगा। दोस्तों आप अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो में जब भी अपलोड करूं तो ये आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और सबसे पहले आप वीडियो देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आपका हर समय अच्छा हो, आपका दिन शुभ हो, आपका हर समय अच्छा हो, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।